Hello students, in this video we will be going to discuss about the structure of spermatozoa or we can say human sperm. ठीक है, मेल गैमेट होता है ये. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसकी साइज़ की बात करें तो वो है 60 माइक्रोन. 60 माइक्रोन का इसका साइज़ होता है. एंड अगर हम लोग इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इट इज़ डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक. ल्यूवेनहुक सबसे पहली बार इसको डिस्कवर किया था ल्यूवेनहुक ने. ठीक है, जब वो अपना मतलब नॉर्मल फाइंडिंग्स, सबसे पहले आपको ये भी पता होगा कि लिविंग सेल को जो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे वो भी एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ही थे. ठीक है ना. अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जो कंप्लीट स्पर्मेटोजोआ होता है, ह्यूमन स्पर्म होता है, इट इज़ हैविंग 4 मेन पार्ट्स इन इट्स स्ट्रक्चर. द फर्स्ट पार्ट इज हेड, देन नेक, मिडिल पीस एंड द लास्ट पार्ट इज टेल. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक बार के लिए डायग्राम देख लेते हैं ताकि हम लोग को चीज़ें समझ में आ जाएं. ठीक है, तो ये हमारे पास हेड वाला पार्ट के अंदर हम लोग न्यूक्लियस बना रहे हैं. ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस. एंड हेयर न्यूक्लियस के ऊपर एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम, अ कॉनिकल स्ट्रक्चर विच इज नोन एज एक्रोसोम. ठीक है, इसके बाद इसका मिडल स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है. ये नेक वाला रीजन बहुत शॉर्ट रीजन होता है, नॉट दैट मच प्रोमिनेंट, बहुत शॉर्ट रीजन है नेक वाला पार्ट. एंड देन आफ्टर नेक स्टार्ट होता है मिडल पीस. एंड जो मिडल पीस है उससे एक्सटेंड आउट होता है टेल वाला पार्ट. ओके, 1 सेकेंड. सो दिस इज द टेल पार्ट. एंड अब ये जो मिडिल पीस है इसके अंदर होता है, अब नेक के अंदर, नेक को हमें थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा बिकॉज इसके अंदर हम लोग को 2 स्ट्रक्चर्स दिखाने हैं. सेंट्रियोल जिनको हम लोग बोलते हैं. ठीक है, 2 सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं सेंट्रियोल. एंड इन सेंट्रियोल से एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट. इसको हम बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट. और एक्सियल फिलामेंट के साइड में स्पाइरली अरेंज होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. Why it is having mitochondria we know? Because ये एज एन एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया को, इसको स्पर्म को एनर्जी चाहिए होती है मूवमेंट के टाइम पे. वाई एनर्जी क्यों चाहिए होती है? बिकॉज जो इसकी टेल है इसको मूवमेंट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो वो जो एनर्जी है वो कौन प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, वी नो माइटोकॉन्ड्रिया आर द एनर्जी हाउस ऑफ द सेल. सो ये क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं. एंड हेयर वी आर हैविंग, दिस इज द न्यूक्लियस. ये हमारे पास में न्यूक्लियस है. सो ये क्या हो गया? एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है हमारे पास ह्यूमन स्पर्म का. इट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म विच इज हैविंग डिफरेंट पार्ट्स. द फर्स्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द हेड इज एक्रोसोम. ये एक्रोसोम होता है कॉनिकल स्ट्रक्चर. पहले हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं. अब देखिए, हेड वाला जो रीजन है उसके अंदर हम लोग के पास 2 चीज़ें हैं. एक तो है न्यूक्लियस और एक है एक्रोसोम. जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है और नीचे से थोड़ा सा डिप्रेस्ड होता है. इस तरीके से डिप्रेशन इज देयर बिकॉज यहाँ पे एक सेंट्रियोल आ जाता है.
ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डिप्रेशन शो करता है, ठीक है। एंड ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है एंड दिस इट इज़ हैविंग, इसके अंदर क्या क्या होगा, वही आपका डीएनए जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल है, इट इज कंपोज्ड ऑफ दैट एंड द जेनेटिक मटेरियल विल ऑलवेज बी, इसके अंदर कैसा जेनेटिक मटेरियल होगा, हैप्लॉइड फॉर्म में होगा। हैप्लॉइड सेल कहलाएगी एक, वाई हैप्लॉइड, बिकॉज ये किससे बना है, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या हुआ था, मियोटिक डिविजन्स हुए थे, फिर ये क्या हुआ था, फॉर्म हुआ था, ओके। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, तो हमारे पास क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर स्पेशल प्रोटीन मिलते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं प्रोटामीन। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, एज इन बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, यू आर नॉट हैविंग दिस थिंग इन योर एनसीईआरटी, सो यू शुड नॉट, मतलब आपको इतना एम्फेसाइज और इतना वो करने की ज़रूरत नहीं। इफ़ यू कांट रिमेंबर दैट देन प्लीज़ स्किप दैट, ठीक है, फिर इसको छोड़ दीजिए। बाकी एक बार के लिए अगर आपको याद रखना है तो प्रोटामीन, इसके अंदर क्या होते हैं, स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो बेसिक प्रोटीन है मेनली, ठीक है, बेसिक होते हैं, एल्कलाइन प्रोटीन्स होते हैं। द नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग, न्यूक्लियस के ऊपर जो हेड वाला जो रीजन है उसके जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है हमारे पास, एक्रोजोम, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि टोपी पहन रखी है, ऐसा लग रहा है जैसे कि इस स्ट्रक्चर ने एक टोपी पहन रखा है अपने हेड पे, दैट्स व्हाई इट इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। एंड why this structure is there in this sperm के अंदर ये स्ट्रक्चर क्यों होता है, the significance is it is having two enzymes जिनको हम लोग स्पर्म लाइसिन एंजाइम या फिर लाइसिन एंजाइम बोलते हैं। दो एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, हाई एल्यूरोनिडेज एंड एक्रोसिन, ध्यान रखिएगा, इट इज हैविंग टू एंजाइम्स, हाई एल्यूरोनिडेज एंड एक्रोसिन, एंड दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स एज दे आर लाइसिन एंजाइम। तो ये क्या करते हैं, लाइस करते हैं, किसी भी चीज़ को तोड़ते हैं। तो इनका फंक्शन कहाँ होता है, देखो सबसे पहले जैसे ही ये स्ट्रक्चर जाएगा फीमेल स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे ये स्ट्रक्चर जाएगा तो सबसे पहले उसका हेड वाला रीजन कांटेक्ट में आता है, और हेड वाला जो रीजन है वो फीमेल का जो ओवा है वो डिफरेंट लेयर से सराउंड होता है। तो उन लेयर्स को लाइस करते हुए, तोड़ते हुए अंदर इंसर्ट होता है और अपना न्यूक्लियस जो है वो अंदर छोड़ देता है, ठीक है, इंसर्ट कर देता है। सो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस दिस एक्रोजोम हैव टू हैव सम कुछ स्ट्रक्चर्स इसके पास होनी चाहिए, कुछ एंजाइम्स इसके पास होनी चाहिए जो कि लाइसिस कर सके ओवा का, बिकॉज ओवा इज सराउंडेड और गार्डेड बाय अ वेरी कुछ थिक लेयर्स होती हैं, उनसे वो सराउंड होता है। और वो लेयर्स होती हैं कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा, मेन दो लेयर होती हैं। जो कोरोना रेडिएटा है उसको लाइस करने के लिए हाई एल्यूरोनिडेज काम करता है, और जो जोना पेल्यूसिडा होती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक्रोसिन काम करता है। तो ये दो एंजाइम्स बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा एक्रोजोम के अंदर। एक्रोजोम का फंक्शन क्या हो गया कि ये क्या करवाता है, इंसर्जन करवाने के अंदर हेल्प करता है ओवा की एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो दो एंजाइम्स, हाई एल्यूरोनिडेज एंड एक्रोसिन। द नेक्स्ट थिंग इज, अब इसके बाद क्या है, नेक वाला पीस है, बहुत शॉर्ट पार्ट है नेक वाला, और बहुत प्रोमिनेंटली नहीं दिखता, बहुत छोटा सा पार्ट है। एंड इट इज हैविंग टू सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। नाउ द फंक्शन इज, जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो तो क्या करता है, जो हमारा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, पास वाला प्रॉक्सिमल जो ऊपर न्यूक्लियस के पास है वो प्रॉक्सिमल है, एंड जो इससे नीचे होता है वो होता है डिस्टल सेंट्रियोल। तो जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है उसका फंक्शन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद ये इस न्यूक्लियस के साथ ही इंसर्ट हो जाता है ओवा के अंदर, जाइगोट के अंदर ये चीज़ भी जाती है, बाद में ये क्लीवेज कराने का काम यही करता है ओवा के अंदर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन नोट, है ना। नेक्स्ट थिंग क्या है, डिस्टल सेंट्रियोल होता है जो प्रॉक्सिमल के जस्ट नीचे होता है, और ये इस स्ट्रक्चर को बनाता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, एक्सियल फिलामेंट। ये स्ट्रक्चर है बीच में जिसको हम बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट, ठीक है। एक पूरा एक हाईली फिलामेंटियस स्ट्रक्चर है अलॉन्ग विद द लेंथ ऑफ एक्रोजोम, अलॉन्ग विद द लेंथ ऑफ द कंप्लीट पार्ट बिलो द हेड, हेड के नीचे जितना भी पार्ट है उस कंप्लीट पार्ट के अंदर रन करता है ये एक्सियल फिलामेंट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज मिडल पीस, ये वाला जो रीजन है ये मिडल पीस है नेक से जस्ट नीचे, और मिडल पीस के अंदर एक बार हम लोग इनकी लेबलिंग कर लेते हैं। ये वाला क्या पार्ट है, एक्रोजोम, एक्रोजोम, देन वी आर हैविंग न्यूक्लियस,
एंड ये जो दोनों चीज़ें हैं ये मिला के क्या बन जाती है, हमारा हेड पार्ट, एंड दिस इज नेक पार्ट। नेक के अंदर दो सेंट्रियोल्स होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल्स। ओके, इसके अलावा ये वाला जितना भी पार्ट है नेक के नीचे, इसको बोला जाता है मिडल पीस। एंड मिडल पीस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये बहुत सारी क्या हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो कि स्पाइरली अरेंज होते हैं। ठीक है, इस तरीके से, जैसे एक डीएनए कॉइल होता है, एक डीएनए स्ट्रक्चर जिस तरीके से रहता है, सेम उसी तरीके से ये एक्सियल फिलामेंट के ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये होते हैं बहुत सारे, ये क्या करते हैं, ये जो एक्सियल फिलामेंट निकल रहा है डिस्टल सेंट्रियोल्स हैं, जो सेंटर वाला पार्ट है, ये जो सेंटर वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सियल फिलामेंट। तो एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ स्पाइरली अरेंज होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसके पास मिडिल पीस के पास क्या, एक इलोंगेटेड एनर्जी चैम्बर इसको बोला जाता है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है विच इज जनरली टर्म्ड एज एनर्जी चैम्बर। वाई एनर्जी चैम्बर? बिकॉज इट इज हैविंग माइटोकॉन्ड्रिया। इसके पास क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वाई? बिकॉज दे विल प्रोवाइड एनर्जी वाइल दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विल मूव और स्विम। ठीक है, सो एनर्जी चैम्बर होता है बिकॉज उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, और वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक एक्सियल फिलामेंट, जो सेंटर मोस्ट जो फिलामेंट है उसके साइड में स्पाइरली अरेंज होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं नेबनकर्ण शीथ। नेबनकर्ण शीथ बोलते हैं। तो ये बीच में ये जितने भी एक एक्सियल फिलामेंट है, इसके साइड में सारे माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज है, इसको पूरा क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। और ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है, एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, एक कवरिंग जैसा, इस पूरी कवरिंग को हम लोग बोल देते हैं नेबनकर्ण शीथ। नेबनकर्ण शीथ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेबनकर्ण शीथ। द नेक्स्ट थिंग इज, तो मिडिल पीस हो गया हमारा। मिडिल पीस के बाद जो भी पार्ट है वो हमारा टेल वाला पार्ट होता है, और लॉन्गेस्ट पार्ट होता है पूरे स्पर्म का, ध्यान रखिएगा। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म इज टेल इटसेल्फ। और टेल के भी दो पार्ट होते हैं, ये पूरा टेल है एंड टेल के दो पार्ट हैं। ये जो इतना पार्ट होता है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा सही हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ तक का जो पार्ट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहता है, इसको तो हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल पीस। प्रिंसिपल पीस, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल पीस बोलते हैं। और जो आगे वाला पार्ट होता है जिसमें सिर्फ एक्सियल फिलामेंट ही आगे एक्सटेंड आउट हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एंड पीस। क्या बोलते हैं इसको, एंड पीस। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पूरे टेल के दो पार्ट हैं, एक तो वो पार्ट है जिसके अंदर क्या है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी पार्ट है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड कर रही है जहाँ तक एक्सियल फिलामेंट को, वहाँ तक क्या पार्ट है, प्रिंसिपल पार्ट। और जैसे ही फिर लास्ट में सिर्फ एक्सियल फिलामेंट ही प्रोट्रूड आउट होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं एंड पीस, टेल का ही पार्ट। तो ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया, डायग्राम हो गया स्पर्म का। स्पर्म इज हैविंग 4 मेन पार्ट्स वी नो नाउ। कौन कौन से, हेड, नेक, मिडल पीस, टेल। हेड के अंदर दो चीज़ें ज़रूर याद रखनी है, न्यूक्लियस होता है, एक्रोजोम होता है। एक्रोजोम के अंदर दो एंजाइम्स, हाई एल्यूरोनिडेज एंड एक्रोसिन, दोनों याद रखना है। हाई एल्यूरोनिडेज क्या करता है, कोरोना रेडिएटर का लाइसिन करता है, जबकि एक्रोसिन जो है वो जोना पेल्यूसिडा का लाइसिन करता है। नेक्स्ट थिंग आपका क्या है, नेक है। नेक के अंदर दो चीज़ें हैं, डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल फिलामेंट, सेंट्रियोल। एंड प्रॉक्सिमल जो होता है उसका काम क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये एक एग के अंदर जाता है और वहाँ पे क्लीवेज करवाता है, ध्यान रखना। तो जैसे ही जब ये न्यूक्लियस इंसर्ट किया जाएगा एग के अंदर, उसके साथ साथ ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी ज़रूर जाएगा। ठीक है, दहेज, ठीक है, दहेज में जाएगा ये, और ये आगे जाके क्या करेगा,
उसके साथ क्लीवेज करवाएगा। ठीक है, ये दहेज वहेज फालतू बात है, हम ठीक है सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे गलत तरीके से हम नहीं लेना है हमें दहेज को। ठीक है, ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए दहेज में। आगे बात करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, नेक के अंदर एक दूसरा भी चीज़ होती है, दैट इज डिस्टल सेंट्रियोल, और उसका मेन फंक्शन वो एक्सियल फिलामेंट बनाता है। और फिर आ जाता है हमारा मिडल पीस। मिडल पीस के अंदर दो चीज़ें, एक्सियल फिलामेंट एंड निबनकर्ण शीथ। निबनकर्ण शीथ इज मेड अप ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया विच आर स्पाइरली अरेंज्ड टू दी, किसके तरफ, मतलब किसके ऊपर स्पाइरली अरेंज होते हैं, हमारे एक्सियल फिलामेंट के ऊपर। और ये जो नेम है निबनकर्ण, ये साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, पहली बार देखा था, इसलिए निबनकर्ण शीथ हम इसको बोलते हैं। देन हमारा लास्ट पार्ट आता है टेल, और टेल के अंदर दो चीज़ें हैं, प्रिंसिपल पीस एंड आपका एंड पीस। सो ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, डायग्राम हो गया विद लेबलिंग। हमने अच्छे से क्या पढ़ लिया है, स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। मेन जो आपसे सीधा क्वेश्चन, एक तो ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम विद डिस्क्राइब ईच द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द पार्ट्स, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग में, या फिर शॉर्ट में पूछा जाता है तो आपके एंजाइम्स पूछ लिए जाते हैं। ये जो भी आपके एंजाइम्स हैं, हाइड्यूरोनिडेज हो गया, एक्रोसिन हो गया, ठीक है, ये चीज़ें पूछ लेते हैं। डिस्टल प्रॉक्सिमल फिलामेंट के बारे में थोड़ा सा पूछ लेते हैं। मिडल पीस के अंदर क्या वो चीज़ होती है जो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, दैट इज़ निबनकर्ण शीथ। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन इसमें जनरली देखने को हमें मिलते हैं। नाउ इसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, कि अभी तक तो हमने क्या पढ़ा है कि किस तरीके से स्पर्म फॉर्म हुआ है, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हम लोगों ने पहला स्टेप पूरा पढ़ लिया है स्पर्म बनने तक का। ये स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लिया, अभी तक ये पूरा स्पर्म बन चुका है। नाउ ये जो स्पर्म है ये अभी भी उन सेल्स के अंदर ही धसा हुआ है, जो आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता था उसी की सेल्स के अंदर वो धसा हुआ है। अब उसको बाहर निकलना है, सेंटर में आना है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है, तो स्पर्मियोजेनेसिस, पूरा एक स्पर्म बनने के बाद जो प्रोसेस आता है वो आता है स्पर्मिएशन। विल डिस्कस दैट। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द ह्यूमन स्पर्म, दैट इज स्पर्मेटोजोआ। नाउ विल डिस्कस सम टर्म्स रिलेटेड टू स्पर्मेटोजोआ। द फर्स्ट टर्म इज स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन मैंने आपको बोला था अभी अभी, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मैंने बताया जैसे ही लाइक ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पे स्पर्म फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, एंड ये जो स्पर्म है अभी भी इधर ही एम्बेडेड होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के बाद। तो लास्ट एक जो स्टेप होता है आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, कंप्लीट स्पर्म के पास टेल वगैरह आ जाती है स्पर्मेटिड के पास, देन वो स्पर्मेटोजोआ बन जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस एक और स्टेप होता है जिसको हम लोग स्पर्मिएशन बोलते हैं, एंड इस पर्टिकुलर स्टेप में क्या होता है, ये जो स्पर्म है यहाँ से रिलीज होकर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर चले जाते हैं और एसेसरी डक्ट्स के अंदर मूव करते हैं। जो आपकी डक्ट्स हैं उनके अंदर चले जाते हैं, लाइक आपकी एपिडिडाइमस हो गया, वहाँ जाके स्टोर हो जाते हैं, और वहीं पे ही इनको एक्चुअल में मैच्योरिटी गेन होती है। यहाँ पे ये मैच्योर नहीं है अभी, वो एक नॉर्मल जो बच्चा अभी डेवलप हुआ है वो है। अभी वो जब बाहर जाएगा, दुनिया देखेगा, तब उसको पता चलेगा। ठीक है, बाहर जाके जब वो दुनियादारी देखेगा तब पता चलेगा कि बाहर कितना जो भी है पाप पुण्य है, ठीक है, वो सब देखेगा वो। तो वहाँ पे उसको एक्चुअल में मैच्योरिटी गेन होती है। नेक्स्ट थिंग जो मूव करने की एबिलिटी है, वो सब चीज़ें वहाँ से। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास इजैक्यूलेशन। इजैक्यूलेशन वी नो, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल बॉडी। अब रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज स्पर्मिएशन, और स्पर्मिएशन के बाद मेल डक्ट सिस्टम के थ्रू, पेनिस के थ्रू होते हुए जब स्पर्म है वो बाहर निकलेगा विद सीमन, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इजैक्यूलेशन। ठीक है, इजैक्यूलेशन के अंदर ध्यान रखना 200 से 300 मिलियन आपके जो स्पर्म्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं पर इजैक्यूलेशन। ठीक है, इतने स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं सीमन में पर इजैक्यूलेशन। ठीक है, 200 to 300 मिलियन इज द नॉर्मल काउंट। द नेक्स्ट थिंग इज फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, एक मेल नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, नॉर्मल फर्टाइल वो तब कहलाएगा जब उसके अंदर एक मतलब नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के चांसेस तब पॉसिबल होते हैं जब जितना भी स्पर्म रिलीज हुआ है उस स्पर्म में से 60% स्पर्म नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए। नॉर्मल शेप एंड साइज मतलब
प्रॉपर एक्रोसोम होना चाहिए, प्रॉपर उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एंड सब होना चाहिए, बिकॉज सबका अपना अपना क्या है, एक रोल है। एक्रोसोम नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगर स्पर्म बहुत सही है, तो अगर एक्रोसोम नहीं है तो बहुत इंपॉर्टेंट काम, दैट इज जो लाइसिन होना है, जिस वे से हमें जाना है किसके अंदर, ओवा के अंदर, वही नहीं हो पाएगा। सो ये भी इनफर्टिलिटी की सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। और या फिर कुछ स्पर्म्स ऐसे होते हैं जिनके 2 हेड हो जाते हैं एंड मिडल पीस एक ही रहता है, इस टाइप के भी स्पर्म्स बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। तो शेप्स के अंदर या फिर साइज़ के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखे गए हैं, जो कि फर्टाइल स्पर्म एज एन नहीं होते, जो नॉर्मल स्पर्म होता है वही फर्टाइल होता है। सो फॉर द फर्टिलिटी पर्पस जितना भी पूरा सीमन है, जितने भी पूरे स्पर्म हैं, उसमें से 60% स्पर्म जो हैं वो नॉर्मल शेप एंड साइज़ के होने ही चाहिए, तभी वो मेल फर्टाइल होगा। एंड 40% इसमें से, इस 60 में से, देखो कंप्लीट 100 में से 60 तो आपके नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए, और इस 60 में से 40% जो है वो विग्रस मोटिलिटी शो करने वाले होने चाहिए। धुलंधर, बिल्कुल उनको रेस में डालो और वो फटाफट से रेस करने लगे, यूं नहीं बीच में ही दम तोड़ दें, माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी नहीं मिल रही और वो फिर मूवमेंट नहीं करते, तो फिर नहीं पहुंच पाए, बिकॉज जो इनके लिए बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर है, तो इनके लिए जो फीमेल ट्रैक है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, मैराथन है, ठीक है, तो इनको बहुत ज़्यादा क्या करना है, मूव करना है। सो दैट्स वाई इन 60% में से 40% के पास विग्रस मोटिलिटी होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास अब इस टाइप का अगर एक मेल के अंदर ये सब क्राइटेरिया है स्पर्म को लेकर के, तो वो क्या कहलाएगा, फर्टाइल मेल, अदरवाइज वो इनफर्टाइल होगा, ठीक है, चांसेस ज़्यादा होंगे नेक्स्ट इनफर्टाइल होने के। नेक्स्ट थिंग है हमारे पास इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन वी नो, यहाँ से क्या हुआ, स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकला, स्पर्मिएशन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर निकला, इंसेमिनेशन, और मेल सिस्टम से बाहर निकल के फीमेल वेजाइना के अंदर अगर ये स्पर्म या फिर वी कैन से सीमन, स्पर्म विद सीमन, मतलब जो स्पर्म होता है वो सेमिनल प्लाज्मा को मिक्स करके, मतलब इन दोनों को कंबाइनली हम लोग सीमन बोलते हैं, और ये जब सीमन फीमेल वेजाइना के अंदर जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, अब देखो फीमेल ट्रैक के अंदर एक बार स्पर्म जाने के बाद वाइबल रहते हैं 24 to 28 आवर्स के लिए, 1 to 2 डेज़ के लिए क्या होता है वहाँ पे स्पर्म वाइबल होता है, तब 1 से 2 दिन तक के अंदर फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ऐसा नहीं कि स्पर्म जाते ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, टाइम लगता है, हो सकता है बहुत जल्दी भी हो, बट वो वाइबल, वो स्पर्म जिंदा कब तक रहते हैं, 24 to 48 आवर्स तक वो वाइबल रहते हैं, और जो फीमेल जो एग होता है वो 72 आवर्स तक वाइबल रहता है, एक बार रिलीज होने के बाद 72 आवर्स तक वो क्या रहता है, वाइबल रहता है। नेक्स्ट थिंग है हमारे पास कुछ डिजीज हैं मेल रिलेटेड, दिस इंसेमिनेशन और वी कैन से स्पर्म से रिलेटेड कुछ डिजीज होती हैं मेल्स के अंदर, ठीक है। लाइक सबसे पहली हमारे पास एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया जो है वो डिजीज़ है जिसके अंदर जो स्पर्म होते हैं वो सीमन के अंदर एब्सेंट ही होते हैं, मतलब खाली सिर्फ सेमिनल प्लाज्मा बाहर आ रहा है, ग्लैंड्स का सिर्फ जो तीनों ग्लैंड है, प्रोस्टेट हो गई, कॉपर्स हो गई, सेमिनल वेसिकल हो गई, इनका सिर्फ फ्लूइड जो पार्ट रिलीज हो रहा है वही बाहर आ रहा है, मतलब जो आपका टिब्यूल है, सेमिनिफेरस टिब्यूल है, उसके अंदर किसी भी कारण से स्पर्म फॉर्म नहीं हो रहे हैं। वेदर हो सकता है स्पर्मेटोगोनिया सही से नहीं बन रही हैं, हो सकता है हार्मोन सही से रिलीज नहीं हो रहे, बिकॉज हार्मोन रिलीज नहीं होंगे तो काम तो चलेगा ही नहीं, बिकॉज हार्मोन ही तो पहला एक इनिशियल स्टेप लेते हैं इसको इनिशिएट करने के अंदर प्रोसेस को, ठीक है। या फिर हो सकता है मेल हार्मोन सही से वर्क ना कर रहा हो, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट द अल्टीमेट कंक्लूजन इज ऐसे स्पर्म के अंदर जो एजोस्पर्मिक जो मेल होगा, ऐसे मेल के अंदर जो स्पर्म्स होंगे वो एब्सेंट होंगे सीमन के अंदर, सिर्फ फ्लूइड वाला पार्ट होगा, इट इज़ नॉट हैविंग स्पर्म एट ऑल, या फिर बहुत कम, 1 या 2, या फिर नहीं होता है बिल्कुल, वैसे बहुत नहीं होता है, यही चीज़ देखी गई है ज़्यादा। दूसरा जो टर्म होता है वो होता है ओलिगोस्पर्मिया। ये वो कंडीशन है जिसके अंदर सीमन में स्पर्म तो होते हैं बट कम होते हैं, सिर्फ 20 मिलियन, जबकि हमें कितने चाहिए होते हैं, मतलब 20 मिलियन से अगर कम है ना, सिर्फ 20 मिलियन से ज़्यादा है तो भी काम चल जाता है, बट 20 मिलियन से कम है अगर, देखो नॉर्मल के अंदर कितने होते हैं 200 to 300, तो ये तो एक मैक्सिमम एक नॉर्मल अमाउंट है, एक बहुत सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट है। बट अगर 20 मिलियन से कम चला जाता है काउंट, स्पर्म काउंट सीमन के अंदर, तो ऐसा मेल जो है वो कहलाता है ओलिगोस्पर्मिक मेल, बिकॉज उसके अंदर ये भी इनफर्टाइल होंगे। ये सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो इनफर्टिलिटी को शो करेंगी, ऐसे मेल सब इनफर्टाइल होंगे, जनरली ऐसा देखा गया है। चांसेस हो सकते हैं 1 या 2 में, बाकी जनरली इसको क्या देखा गया है, इनफर्टाइल देखा गया है। नेक्स्ट है
नेक्रोस्पर्मिया. नेक्रोस्पर्मिया इज द डिजीज इन विच प्रेजेंस ऑफ नॉन मोटाइल स्पर्म इज देयर इन द सीमन. सीमन के अंदर स्पर्म भी है, नॉर्मल अमाउंट में भी है, बट वो नॉन मोटाइल है. मतलब ये वाली कंडीशन आ गई कि मोटिलिटी शो नहीं कर रही, विग्रस मोटाइल नहीं है, पहुंच नहीं पा रहा है. ठीक है, तो ये वाली चीज़ है. तो ये तीनों टर्म आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया. ठीक है, ये तो आपका फिर भी एनसीईआरटी में नहीं है ये चीज़ें तो, बट ये तीन चीज़ें तो बिल्कुल अच्छे से आपको टर्म्स पता होना चाहिए. एज एन आप बिल्कुल सिलेबस के बाहर कदम रखना ही नहीं चाहते हैं. आपने अपने लिए एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है कि मुझे तो यही सारी चीज़ पढ़नी है सिर्फ एनसीईआरटी में. तो ये चीज़ प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज इट इज़ देयर इन योर एनसीईआरटी एंड इट इज़ अ मेन पार्ट, दैट स्पर्मिएशन, इजैक्यूलेशन एंड इंसेमिनेशन. और ये चीज़ बहुत बार नीट लेवल पे पूछी गई है कि कितने जो आपके स्पर्म्स हैं उनका क्या एक मेजरमेंट है, मतलब कितने कैसे होने चाहिए फॉर अ नॉर्मल फर्टिलिटी ऑफ अ मेल. तो 60% नॉर्मल शेप साइज़ के होने चाहिए, उसमें से भी 40% विग्रसली मोटाइल तरीके के होने चाहिए. बिकॉज ऐसा नहीं होता है, सो दिस पर्टिकुलर कंडीशन कैन लीड टू इनफर्टिलिटी. वो इनफर्टाइल हो सकता है, ऐसा नहीं है 40 में से आपके 39.99% हैं तो फिर वो इनफर्टाइल हो जाएगा, नहीं. चांसेस होते हैं इसके, अगर ऐसे क्राइटेरिया नहीं होते तो चांसेस ज़्यादा हैं ऐसे मेल के इनफर्टाइल होने के. सो टिल हियर वी हैड कंप्लीटेड आर मेल्स, हम लोगों ने मेल स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया एंड मेल स्पर्मेटोजेनेसिस जो है हम लोगों ने वो कंप्लीट कर लिया. मेल के अंदर गैमेट फॉर्मेशन और किस तरीके से जो पूरा स्ट्रक्चर बना, तो मेल वाला काम हमारा पूरा समाप्त हुआ. From the next video we will be going to discuss about oogenesis. तो spermatogenesis हमारा complete हो गया है. Now from the next video we will be going to discuss about oogenesis. हम ओवम का फॉर्मेशन देखेंगे एंड आफ्टर oogenesis दोनों चीज़ें बन गई. मेल के स्ट्रक्चर को मेल मतलब स्पर्मेटोजोआ हमने बना के रख दिया है, फीमेल के अंदर ओवम बना देंगे एंड देन लास्ट में हम लोग देखेंगे क्या, फर्टिलाइजेशन. ठीक है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. सो आफ्टर दिस वीडियो in the next class we will be going to discuss about the formation of ovum, that is oogenesis. Okay, and ये जितना भी हमने पढ़ा है प्लीज़ read it out heartily, ठीक है, by your heart. एंड प्लीज़ ये जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं इसको नोट ज़रूर कर लीजिए, है ना, बिकॉज ये एक थोड़ा सा मैं बोल रही हूँ, हाँ हमारा एनसीईआरटी से हाई लेवल होता है बट इतनी चीज़ आपको पता भी होनी चाहिए. ठीक है, तो इसको हम लोग को क्या करना है, अच्छे से नोट कर लेना. इसके बाद एनसीईआरटी प्लीज़, है ना, याद रखिए एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, बिकॉज एनसीईआरटी की तो हर एक लाइन आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. ओके, थैंक यू.